वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी और प्रोग्राम के इस हिस्से में बात होगी आपके सेहत के हवाले से मामलात और मसाइल पर। और हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सेहत के हवाले से मामलात हैं उसके ऊपर गुफ्तगू की जाए। आपके सवालात भी हमें बज़रिया सोशल मीडिया हम तक पहुँचते हैं, उसको भी हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं और इसके साथ साथ कोशिश होती है कि प्रोग्राम देखने वाले भी उनको मौका दिया जाए कि वो प्रोग्राम में शामिल हो सके। और याद रखिए कि मैं सिर्फ सेहत के हवाले से मामलात ज़ेर बहस आएंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो आपने उसी पर गुफ्तगू करनी है। स्क्रीन के ऊपर नंबर हमने नीचे चला दिया है, अगर आप चाहें तो इसके ऊपर कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। मौजूद मेहमानों को खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद फिर हमारी गुफ्तगू के सिलसिले को आज एक दफ़ा फिर जारी रखेंगे। और सबसे पहले मौजूद मेहमान डॉक्टर जनाब हकीम अब्दुल माजिद ताहिर साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमाएँ, जो कि माहिर तबीब हैं, हर्बलिस्ट हैं, जड़ी बूटियों के हवाले से और इस पर तहक़ीक़ कर रहे हैं। अद्वियात के ऊपर बड़ी गहरी आपकी रिसर्च है और इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ तरीक़ा हाँ इलाज हैं, जैसे हजामा थेरेपी और इस तरह की मुख्तलिफ़ थेरेपीज़ हैं, उसमें भी महारत रखते हैं, उससे भी लोगों को फैज़ पहुँचा रहे हैं। तो जनाब डॉक्टर हकीम अब्दुल माजिद साहब को मैं खुशामदीद कहता हूँ। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ फरमा हैं डॉक्टर शर्मा, जो कि ख़ुद माहिर हर्बलिस्ट भी हैं और न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं और भी बहुत सारे तरीक़ा हाँ इलाज हैं जिसके ऊपर काम कर रही हैं और हमारे इस सेगमेंट का हिस्सा भी हैं। ख़ास तौर पे यहाँ पे तशरीफ़ लाती हैं और उनको भी मैं खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर शर्मा प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। उनसे भी आज बहुत सारे सवालात, ख़ास तौर पे पिछली जो नशिस्त हमारी रही थी उसमें ग़िज़ा का सही इस्तेमाल और इसके साथ साथ जो दीगर डाइजेशन के प्रॉब्लम है उसके ऊपर हमने गुफ्तगू की है। तो डॉक्टर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपके साथ करूँगा। मौजूद एक दफ़ा फिर वही है और बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा मामला और मसला यही है। अच्छा, मैं गुज़िश्ता दिनों सुन रहा था मुख्तलिफ़ चैनल पर मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स, वैसे तो कम मौका मिलता है टी वी देखने का, मगर ये कि अपनी आरा से लोगों को नवाज रहे थे। एक जगह मैंने सुना कि वो चीनी का इस्तेमाल तर्क कर दें तो मामला हल हो जाए, दूसरी तरफ मैंने सुना कि अगर रोटी का इस्तेमाल तर्क कर दें तो मामला हल हो जाए, और कहीं कहा कि चावल का इस्तेमाल तर्क कर दें तो मामला हल हो जाए। अब मैं सोचने पे मजबूर हूँ कि अगर ये सारी चीज़ें खालिक कायनात ने तख्लीक की हैं तो यकीनन इसका कोई ना कोई काम तो ज़रूर होगा। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि हमारे इस्तेमाल करने में कुछ गलती हो रही हो। मैं चाहूँगा ज़रा इसके गुफ्तगू कीजिए, आप इसके ऊपर बहुत बेहतर तौर पर जो बात कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब फरमाइएगा। यासिर भाई, एक्चुअली जो है ना, हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ों के बुनियादी कॉन्सेप्ट ख़राब हैं। बिल्कुल, और उनको ख़राब करने में बड़ी जो है ना अरसा हो गया है और उसके ऊपर बड़ी मेहनत हुई है। मुख्तलिफ़ लोगों ने इस पर रोशनी डाली है कि 200 साल से हमारी जो है ना हर चीज़ को ख़राब करने के लिए एक्टिविटी की गई। अब जैसे कि हम सुबह उठते हैं, अच्छे सेहतमंद इलाकों की बात करूँगा, तो वो सुबह उठकर जो है ना दूध का, दही का, लस्सी का इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर देखा गया कि भाई इसको ये इस्तेमाल करने वाले लोग तो बड़े सेहतमंद रहेंगे, इनका नुकसान कैसे किया जाए। तो उसके लिए उनको नुकसान की चीज़ जो है ना वो दी गई कि भाई आप इसके अंदर बर्फ़ डालकर पिएं तो आपको क्या ही बात है। अब उसके नुकसानात जो बेनिफिट दे रही थी, अब उसके नुकसान हासिल करना शुरू कर दिए। बिल्कुल सही। इसी तरह कुछ इलाकों में जो है वो जो है ना गोश्त को इस तरह से यूज़ किया जाता है कि उसका शोरबा बनाया जाता है। ऊपर जाते हैं कोयटा की तरफ तो उनकी रवायत है, रवायती खाने, तो उसके साथ उनको इस तरह की चीज़ें दे दी गई कि इससे जो है अब इसके जो न्यूट्रिशन एंड की जो इसके अंदर जो लुब्रिकेशन और इसके अंदर जो एक्टिव हो रही है ताकत सारी, इसके जो मिनरल्स वगैरह हैं, उन सब का इस चीज़ से, वो मैं नाम नहीं लेना चाहता, कई लोग उस पर फिर बड़े शिद्दत में आ जाते हैं कि ये चीज़ आप इसमें शामिल कर दो ताकि आपका नुकसान हो जाए। ठीक है। अब वो लोग उसमें फंस गए हैं, मानते भी हैं कि ये ठीक नहीं है लेकिन फंस गए हैं। इसी तरह चावल है, चावल जो है वो खाने के बाद हमने एक कॉन्सेप्ट बना लिया है, चूँकि हम टीवी पर या उनमें जो हमारे इश्तहारात आते हैं उनमें हम देखते हैं कि उसके साथ जो है वो कोल्ड ड्रिंक पी जा रही होती है, नीली पीली नीली इस तरह की। बिल्कुल। तो वो जो है ना हम फिर कहते हैं कि ये शायद पीने से हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहे होंगे, क्योंकि वो जो इश्तहार वाला वो तो बहुत कूद रहा है, हम भी ऐसे कूदना चाहते हैं, शायद इससे कोई एनर्जी मिल रही होगी। इस कॉन्सेप्ट के साथ हमने चावल से नुकसान हासिल कर लिया, ठंडे पानी से उसके अंदर चूँकि जो है वो
अल्कलाइन जो है ना वो ज़्यादा होती है, अल्कली ज़्यादा होती है, उसने बलगम को ज़्यादा वो बनाना होता है, उसके लिए अच्छे एसिड की ज़रूरत होती है, जी। सेहतमंद जो है ना बंदे की ज़रूरत होती है। ऐसा अब वो खाने में जितना आसान है, डाइजेस्ट करने में उतना मुश्किल है, मुश्किल अगर है। हम उसको तशरीह करते जी जाएंगे। जी। इसी तरह फिर गंदम के बारे में सर, सदियों से जब से इंसान है ये कहते आए हैं कि जब मौसम जो है ना आपका गर्मी या सर्दी की तरफ नहीं होता, यानी अगर वो बरसात का मौसम है, तो आप जितने भी गंदम को जो है ना कम कर दें, जितना इसको कम कर देंगे आप जो है उतने सेहतमंद रहेंगे। बिल्कुल क्यों? ठीक है। कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी एंजाइम हैं, जितनी भी बॉडी के टेम्परेचर्स हैं, वो मेंटेन हो रहे होते हैं, बॉडी उनको मेंटेन कर रही होती है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा गर्मी से, स्ट्रेस से निकल के आए हैं। अब मौसम चेंज हो रहा है, एकदम जो है बारिश है, एकदम नहीं है, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी के जो टेम्परेचर्स हैं वो मेंटेन हो रहे होते हैं। हम ठूस ठूस के खाना जब खा लेंगे, ख़ास तौर पे गंदम जो है वो जी। डाइजेशन के लिए थोड़ा टाइम लेती है, तो इसलिए एक जो है ना बड़ा कदीम इसमें फ़लसफ़ा है बाकायदा कि भाई आप ना अपने गंदम को, अनाज को कम कर दें बरसात के मौसम में। बिल्कुल ठीक है। यानी ये कदीम थ्योरियों में ये बाकायदा ये एक कानून है कि बरसात के मौसम में आप अपने गेहूं को, अनाज को थोड़ा कम कर दें, उसकी जगह पर आप वो चीज़ें लें जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाएं और आपकी बॉडी का हिस्सा बन जाए। अब चूंकि बॉडी अपना टेम्परेचर मेंटेन कर रही होती है, हम ठूस ठूस के खा भी रहे होते हैं, तो हर दूसरे बंदे को डाइजेस्टिव इशू हो रहा होता है और साथ साथ में उसको बुखार हो रहा होता है। बुखार बेसिकली क्या है, वो टेम्परेचर मेंटेन करने की एक जो है ना एक्सट्रीम लेवल है, बिल्कुल ठीक हम है। उसको पकड़ कर जो है वो हरारत भी रोक देते हैं, उसका रिजल्ट फिर सालों साल तक जो है वो पेशेंट जो है वो भुगतता रहता है। लेकिन अब अगर फर्ज करो हमने इन चीज़ों से बचना है, तो इन चीज़ों को छोड़ने से नहीं बच सकते हम, जी जी। इनको लिमिटेड करें, बहुत अच्छी बात। इनको लिमिटेड करके इस्तेमाल करें, इनकी लिमिटेशंस को देखें कि हमारी बॉडी के मुताबिक, हमारे कद काट के मुताबिक, हम जहाँ रह रहे हैं उसके मुताबिक, अगर मैदानी इलाके में रह रहे हैं तो हमारी डाइट क्या होनी चाहिए, अगर हम सहराई इलाके में रह रहे हैं क्या होनी चाहिए, समंदर के करीब में क्या होनी चाहिए, पहाड़ी इलाके में क्या होनी चाहिए। इस तरह इन चारों चीज़ों को जब हम सोचना समझना शुरू कर देंगे, जैसे कि अक्सर जो जिनको हम कामयाब कौमें समझते हैं वो इन चीज़ों पे गौर व फिक्र करते हैं। जब हम भी इस पे बेदार हो जाएंगे सर, तो इंशाल्लाह फिर हमें कोई चीज़ इस तरह से छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ उसका स्ट्रक्चर चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी और हम उससे बेनिफिट पूरे हासिल कर रहे होंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। डॉक्टर सलमा आपकी तरफ आऊँगा और मौजू यही है खुराक का सही इस्तेमाल। पिछली दफ़ा बड़ी अच्छी गुफ्तगू आपने की इसके ऊपर, और ताहाल ये ख्याल पाया जाता है, जैसे मैंने अभी हवाला दिया कि मुख्तलिफ़ जगहों पर ये बात हो रही है, किसी चीज़ को छोड़ देना कि आपके ख्याल में वाक़तन मसले का हल है, और शायद ये अवेयरनेस भी नहीं है कि कौन सी चीज़ किस वक्त इस्तेमाल की जाए। मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर गुफ्तगू कीजिए, आप क्या समझती हैं कि क्या वाक़तन मसला ग़िज़ा के साथ है या उसको सही तरह ना इस्तेमाल करने से? ज़रा फरमाइएगा। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो, और यासिर भाई, क्योंकि सारी चीज़ वक्त पर लेना, उसका सही इस्तेमाल और वो है। अब आप कह रहे हैं कि छोड़ देना चाहिए ना, तो सबसे पहले मेरे अभी पिछले दिनों एक मरीज़ा से मेरा थोड़ा सा हुआ इसी बात पे, तो मैंने कहा कि आप लोग चिकन खाना छोड़ दें ना। हाँ। मैं चावल रोटी से हट के थोड़ा सा चिकन पे आ रही बिल्कुल हूँ सही है, बिल्कुल सही है कि चिकन खाना छोड़ दें। लेकिन वो कहती हैं कि जी घर में अगर सब्ज़ी या दाल बनती है तो बच्चे नहीं खाते ना, चिकन नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल सही है। अच्छा, चिकन छोड़ने के लिए जो ब्रायलर होते हैं, इनको मस्ट ये है कि सबसे ज़्यादा जो फीमेल्स के अंदर या आजकल टीन एजेस में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे कि हम पिछले बहुत सारे प्रोग्रामों में आपके क्वेश्चंस हम वसूल कर रहे होते हैं व्यूवर्स के, लोगों के जी ये हार्मोनल इश्यूज़ हैं, ओबेसिटी के लिए हमें डाइट छोड़नी है, क्या ग़िज़ा छोड़नी है, और हार्मोनल इशू के लिए हमें क्या छोड़ना है ना। तो सबसे बेसिक चीज़ आ जाती है ये ब्रायलर्स जो है। इसमें होता ये है कि यानी उनको मैंने जब एक्सप्लेन किया कि आपके बच्चियों के सारी तमाम तर ख़वातीन के ख़ास तौर पे जो हार्मोनल इश्यूज़ आ रहे हैं वो इसलिए रहे हैं कि वो ब्रायलर ये यूज़ कर रही हैं ना मुर्गियाँ। इसमें जो इसको फीड दी जाती है चिकन को, वो जो फीड यूज़ होती है उसमें बहुत सारी मुर्गियों के बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक होने के और मरने के खदशात होते हैं, और मर भी रहे होते हैं। आपको पता है पोल्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा मुर्गियाँ
मर भी रही होती हैं, हलाक हो रही होती ऐसा हैं। ही उस है। चीज़ से बचाने के लिए या उस नुकसान से बचने के लिए ख़ास तौर पे उनकी फीड में एक जो कहते हैं ना सिंकिया टाइप की एक वो होती है चीज़, वो ऐड की जाती है जिससे वो ब्लैडर जो है जल्दी कवर करते Grow हैं जल्दी और कर ग्रो जाते हैं, जल्दी बिल्कुल सही करते है। हैं और फिर वो आते हैं। वो बिल्कुल जहर है, एग्जैक्टली, दैट्स मोर लाइक ए स्टेरॉइड्स जैसे उसको यूज स्टीरॉइड, करते हैं। ठीक है। वो उसके ज़रिए जब हम तक पहुंच रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको जो एक नॉर्मल सिम्टम्स देता है, एंजाइटी का, नोज़िया का, वॉमिटिंग का और हमारे डाइजेस्टिव का, ये नॉर्मल सिम्टम है, बिल्कुल ठीक है। कॉमन सिम्टम है। ये इसके साथ साथ यानी कि सबसे ज़्यादा जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो ये होते हैं कि आजकल बच्चियाँ, टीन एजेस बच्चियाँ जो हैं वो 8-9 ईयर में ही पबर्टी में आ जा रही हैं। जी जी, जबकि पबर्टी एज एक होती है कॉन्सेप्टली कि 13-14 है, 12 Exactly, के बाद, बिल्कुल, आफ्टर बिल्कुल। 12 बाद के बाद। तो वो इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं एडमिट करती कि जो चिकन नहीं छोड़ सकते। Exactly. क्योंकि जब तक चिकन घर में नहीं बन रही, जब तक बच्चे खाते ही नहीं नहीं। हैं। अब वही चिकन खा के बच्चियों के हार्मोनल इश्यूज इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जी। सिर्फ बच्चियां नहीं बल्कि लड़कों में भी हार्मोनल हैं। इश्यूज आ रहे बिल्कुल ठीक हैं, है। ओबेसिटी की तरफ बच्चे जा रहे हैं, हार्मोन डिस्टर्ब हो रहे हैं तो वो जी। ओबेसिटी की भी तरफ जा रहे बिल्कुल। हैं। बच्चे बच्चियां आजकल के जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, वो हर वक्त थके थके, लेथार्जिक से बिल्कुल ऐसा ही। और बहुत ज़्यादा एग्रेशन Very में right. ये जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं इतने ज़्यादा हैं कि फिर हम उनको ये बोलने पे मजबूर होते हैं कि आप दाल रोटी चटनी खा लें लेकिन ये इससे इसको अवॉइड कट करें, करें। ये बिल्कुल सही इतना जहर है क्योंकि इस ये जो सेंके जिसको आर्सेनिक कहा जाता है, मैं इस जी, पर जी, आ रही हूँ, जी। आर्सेनिक को, ये ऐसा यानी ये समझे एलिमेंट होता है कि ये बॉडी से जब तक इसकी ट्रीटमेंट ना की जाए ये नहीं निकलता। नहीं निकलता। और नेचुरल बेस पे भी हमें बहुत सारी जगहों से यानी बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं इसके जो हमें मिल रहा होता है हमारी Exactly. डाइट में ना, ये बिल्कुल। बहुत माइनर पोटेंसीज में, माइनर वैल्यूज में। लेकिन इसका जो सबसे ज़्यादा जो हाई लेवल इनटेक है वो ब्रायरल है सारी, बिल्कुल सही। कि ये फार्मी मुर्गियां जो हैं इसमें इनको यूज़ किया जा रहा होता है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप चावल रोटी आटा ये सब बाद में स्किप बाद की बातें, कीजिएगा। exactly. सबसे ज़्यादा जो इश्यूज आ रहे हैं खासतौर पे फीमेल बच्चे, जेंट्स में भी, मेल फीमेल बच्चे सब इस इसमें वक्त जितने इंक्लूड मेरे हैं। पास क्वेश्चंस रिलेटेड जी, बिल्कुल। इनफर्टिलिटी है, मैंने पहले कभी भी विटनेस नहीं किए, इस वक्त ज्यादा और मैं बहुत चाहूंगा इस पे ज़्यादा भी हो बात रही करना है, जी। बहुत ज़्यादा, और इसका रीज़न ही, कॉज ही इसके ऊपर जा रहा है ना, बहुत ज़्यादा। अच्छा, फीमेल की जो हार्मोनल इश्यूज होती हैं, अब इससे पहले वाले प्रोग्राम में भी हमने थोड़ा सा, मैंने आपको हाईलाइट किया था कि आजकल जो 50-55 एज का जो एक बैच है जी। वो फिर भी अपनी वो क्या कहते हैं पबर्टी उन्होंने बहुत अच्छी गुजारी होगी, और आज जिस चीज़ को वो आफ्टर मेनोपॉज जिस टर्म्स को, जिन चीज़ों को फेस कर रहे हैं यंग जनरेशन में 25 to 35 एज बैच उस चीज़ में आ चुके हैं अब। और ये जो फास्ट फूड है और ये जो हम यूज़ कर रहे हैं मुर्गी चिकन वगैरह, जी, अंडे जी। देसी नहीं है, सारी फार्मी, इसकी वजह से अब बच्चियों की जो हालत है, यानी अगर ये नहीं रोका जाता है, नहीं इसको बंद किया जाता है, स्टॉप किया जाता है, बच्चे बच्चियाँ इसे अवॉइड नहीं करती, तो सबसे ज़्यादा जोड़ों का दर्द एग्जैक्टली। और ये जो क्या कहते हैं आर्थराइटिस है, Arthritis में ये आ सारी जाते हैं, चीज़ें ये इतनी कॉमन हो जाएंगी कि हमें इस पे ग्रैप्स करना बहुत मुश्किल हो जाएगा सही। इन फ्यूचर। Exactly, इन फ्यूचर बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि ऐसा जो 25 to 30 बैच की हैं या 55 में, वो तो कवर करके निकल चुकी है ना, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब जो यंग जनरेशन है जो बगैर यानी ब्रोस्ट के और बगैर फास्ट फूड के और बगैर इसके नहीं है बिल्कुल, और उस पर कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं कर नहीं रहे कर होते, रहे। बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे होते। उसके बाद फिर उनके अगर ये क्वेश्चन होते हैं ना कि जी हम अच्छा। कौन सी डाइट लें कोई या दवा बता कौन दें जो सा, मसला कोई हल हो दवा जाए, बता दें, ना लाइफस्टाइल चेंज होगा ना ही वो करेंगे डॉक्टर साहब, तो ये एक सबसे बड़ा आपके लिए तो बहुत ज़्यादा मसला होगा कि अक्सर लोगों को जब ये कहा जाता है कि आपको अपनी डाइट में, और ख़ासतौर पे चिकन के हवाले से जो कुछ हो रहा है बहुत उसमें भी side एक मिक्स्ड ओपिनियन अभी भी पाई जाती है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता है कि इसका सोर्स क्या है और किस तरह ये तैयार हो रहा है चिकन ब्रायलर का ख़ास तौर पे, बट अगेन वो कहते हैं कि नहीं, अब ये तो एक सालों से खाते आ रहे सालों से हैं, खाते और रीज़न यही होता है क्योंकि बच्चे नहीं खाते और ना मीट खाते हैं, रेड मीट, ना इसके अलावा और कोई वाइट मीट, ना फिश, तो यही आगे एक सबसे अच्छी एक दो सोर्स है। चीज़ और इंक्लूड करना चाहूँगी इसी आर्सेनिक से रिलेटेड कि सर इसके जो हमारे पास सोर्सेज हैं जो नेचुरल फॉर्म में सोर्सेज हैं, उसमें कुछ सील फिश भी जी आती हैं। बिल्कुल है।
कुछ जगहों के कुछ यानी काइंड्स ऑफ मशरूम्स भी आते हैं। इसके अलावा जैसे हमारा पिछले दिनों टूर रहा है उसमें यानी अब हम बैठ के डिस्कस कर रहे थे कि जो ट्यूब वेल्स होते हैं, ये जो कुआं होता है या जो बोरिंग वाटर होता है, इसमें भी ये आर्सेनिक की कुछ मिनिमम क्वांटिटी हमें पाई जाती है, जिसकी वजह से अच्छा इसमें आर्सेनिक की जब बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाता है बॉडी के अंदर, एक्सेस फॉर्म में वो जब आ जाता है रिसोर्सेज में कुछ भी हो, यानी वो ट्यूबवेल के वाटर्स हों या फिर ये डाइट्स हों जो हम ले रहे हैं, या ख़ास तौर पे ये पोल्ट्रीज़ हैं, पोल्ट्रीज़ में एग्स वगैरह हैं, तो उसमें मेजर जो है वो आ रहा होता है वो स्किन और लंग कैंसर आ रहा होता है, यानी रिपोर्टेड है, कॉमन रिपोर्टेड जो ये हैं। इसमें किडनी और जो लीवर के केसेस हैं वो थोड़े से शॉर्ट हैं, लेकिन कम है, लेकिन स्किन डिजीजेस, स्किन कैंसर सबसे ज़्यादा रिपोर्टेड, कॉमनली रिपोर्टेड है। बिल्कुल ठीक है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। पानी का इस्तेमाल अब इसके ऊपर आगे चल के मज़ीद गुफ्तगू की जाएगी, क्योंकि ये बड़ी बुनियादी चीज़ें हैं जिसके ऊपर अभी हम बात कर रहे हैं, और ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे इससे जुड़े फिर दीगर मामलात हैं, उसकी तरफ लोग अक्सर सवाल करते हैं कि अभी किडनी फेलियर की तरफ जा रहा है। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके ऊपर तो मैं आगे फिर कभी तफसील से गुफ्तगू करूँगा, थोड़ा सा इसी को आगे हम बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, अभी बात हो रही थी खुराक के इस्तेमाल के हवाले से, आप इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं और समझ में ये आता है कि असल जो प्रॉब्लम है ना वो है ही यहाँ पर। अब लोग, जैसे भी बात हो रही थी, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि वो जो असल प्रॉब्लम है उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, बाकी सारी चीज़ें फिर भी शायद छोड़ लेते हैं। अच्छा, फिर एक और बात होती है कि रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो ये आपसे अक्सर सवाल होता होगा कि जी आपने दवाई दी लेकिन वो काम नहीं कर रही। क्या ऐसा वाक़तन होता है कि दवाई काम ना करे? काम तो करेगी, चाहे सही सूरत में हो, किसी भी सूरत में हो, लेकिन ये जो बिल्कुल कहते हैं कोई असर नहीं हुआ, ये कैसे मुमकिन है? सर ऐसे है कि देखें, हमारे यहाँ तो अक्सर एक जुमला यूज़ होता है कि आवे का आवा बिगड़ा हुआ। जी जी। अब यहाँ पर खुराक की एंड पर ना मेरा एक लंबा सांस निकला है ना अंदर से कि खुराक की एंड पर अगर ध्यान देते हैं ना सर हम अपनी एग्रीकल्चरल पर, तो उधर भी एक रेस लगी हुई है। हाँ। उस रेस का रिजल्ट क्या है? नुकसान पे एंड है। ठीक है जी, क्या है कि वो खाद इतनी डाल रहे हैं, स्प्रे ऐसी ऐसी कर रहे हैं, जो अभी पिछले दिनों आपने देखा है कि एक ग्रुप पकड़ा गया है जिन्होंने इतनी ज़्यादा मसनूई वो चीज़ें बनाई हुई थी। जी जी। अब जो आर्सेनिक का एक वो है वो तो एक अपनी जगह पर है, लेकिन इसमें जो है इसकी मिकदार जितनी कम होगी ना उतने बेनिफिट्स होंगे, जितनी ज़्यादा होगी ना उतना ये नुकसान देते हैं। जितने भी मिनरल्स हैं, जितनी भी इस तरह जो है ना वो हैं। अब बात ये यहाँ पर आकर बन जाती है कि हम चावल खा रहे हैं तो सर वो भी बड़े हाइब्रिड किस्म के बीज लाकर और उसको जो है बड़ा इस तरह से कर कर के हमारे पास मैक्सिमम जो है ना वो काश्त हो जाए। गंदम के साथ भी यही ज्यादती हुई है, जिस एंड पर हमने अपना आटे का एक कम्बिनेशन बनाया है, जिसको अभी एक डॉक्टर साहबा ने, वो चूँकि बड़े अरसे से रिसर्चर हैं खुद, तो उन्होंने हमें रिप्लाई किया, तो वो बड़ा जो है ना उन्होंने टेक्निकल वर्डिंग यूज़ की और उन्होंने कहा कि ये आप कैसे फर्मेंटेशन इसकी कर रहे हैं और कि कैसे कर रहे हैं। मैं हैरान हो गई हूँ, मैं तो गंदम थोड़ी सी एक लुकमा लेती थी ऐसे हो जाता था, लेकिन मैंने हौसला करके ये यूज़ किया और मैं तो हैरान हूँ कि ये आपने किया कैसे, ये मेंटेन कैसे किया आपने। फिर जब उनको बताया कि ये कम्बिनेशन है, उन्होंने कहा ये सब कुछ हम कर चुके हैं, लेकिन आपने मेंटेन क्या किया। मैंने कहा अब ये थोड़ा जो है आहिस्ता आहिस्ता आपको बताएंगे। ठीक है। तो कहने का मकसद सर ये है बुनियादी कि चीज़ों को मेंटेन करने के लिए इस वक्त अगर हम देखें तो पूरी दुनिया में गवर्नमेंट लेवल पर ये काम होते हैं कि जो है वो अगर हमारे पास गंदम के अंदर ये इशू आ रहा है या चीनी के अंदर ये इशू आ रहा है या हमारी चावल के अंदर ये इशू आ रहा है या हमारी इस एंड पर इशू आ रहा है, तो हम इसको कंट्रोल कैसे करें। ठीक है जी, पोल्ट्री में हम ख़ास तौर पर ब्रॉयलर में जो है हम जो चूज़ा लेते हैं दुनिया का घटिया तरीन जो फेंकने वाला होता है, वो हमारे पास आके उसकी जो है ना उस ब्रीड को हम लेते हैं। जी जी। आप ले लें जिसका मर्जी, जहाँ से मर्जी तजिया निकाल लें, हमारे पास ब्रीड ही बर्ड ही जो आ रहा है ना बुनियादी तौर पर यहाँ से गलत आ रहा है। उसकी जो वैक्सीन है वो भी अगले इदारे ही देते हैं जो खुद अपने पास मेंटेन नहीं कर रहे। वहां पर भी ब्रॉयलर, आपने सही कहा, पूरी दुनिया में ब्रॉयलर का जो है वो काम हो रहा है, लेकिन उस ब्रॉयलर का, उस बर्ड का कोई वो नहीं है हमें कि उसके साथ नुकसान नहीं हो रहा। उसकी जो ट्रीटमेंट है ना
उसको जो हम माहौल दे रहे हैं ना उससे नुकसान हो रहा है। इसी तरह चावल जो है, चावल नुकसानदेह नहीं है। चावल की जिस तरह से इस वक्त हमारे पास काश्त हो रही है, जिस तरह पक रहा है, जिस तरह खाया जा रहा है, इससे नुकसान हो रहा है। सर गंदम का जिस तरह से हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। बुनियादी चीज़ें जो है ना हम डाइट पर डाइट प्लान जिसको दे देते हैं, जो उस डाइट प्लान को फॉलो कर लेते हैं, सर हम खुद हैरान हो जाते हैं कि वो माशाल्लाह ऐसे हो जाते हैं कि उनको देख के भी जो है ना हैरानगी होती है। अब एक पेशेंट है, उसको मैंने कहा कि भाई आपने जो है असली मुर्गी खानी है, तो उसने कहा वो जब भी मैं खाता हूँ ना तो मुझे यूं लगता है मुझे गर्मी हो गई है। फिर उसको पूरा जो है बताया कि भाई गर्मी नहीं है, बात यह कि आप इंतहाई हरारत की कमी का शिकार हैं जी। जब वो हरारत मेंटेन करती है तो आपको फीलिंग होती है, उस फीलिंग को आप फिर रोक देते हो। बिल्कुल सही। अब उसको ये एक बात समझ आ गई कि हरारत मेंटेन तो वाकई नहीं हो रही। बोला हाँ जी पहले मैं ऐसे करता था ऐसे करता था, अब मैं ये चीजें नहीं कर पा रहा। मैंने कहा इसी वजह से आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है खराब हो गया है। अब आप इंतहाई जो है ना वो सर्दी खुश्की और इस चीज में खड़े हुए हैं। आपको गर्म तर गर्म ग़िज़ाएं लेनी है, आपने ठीक हो जाना है। उसके अंदर आप यहाँ से शुरू करें। अब उसने सर फर्स्ट टाइम शुरू किया, मेरे पास आया, मुझे आके उसने कहा कि जी आज मुझे स्टूल में ये फ़र्क फील हुआ और मुझे यूं यूं फीलिंग्स हुई। उसको उसके बारे में पूरा कायल किया, समझाया, बताया। क्योंकि ये चीज़ें अगर हम टीवी पे बैठकर इस तरह से जैसे आम लोग यूट्यूबर वगैरह कर रहे हैं, नुस्खेबाजियाँ और ये चीज़ें हम एक पेशेंट की सारी डिस्कस करना शुरू कर देंगे तो हर कोई समझेगा शायद मुझे भी यही है, मुझे भी यही है। और हर बंदे की बॉडी का स्ट्रक्चर अलग होता है, उसका टेम्परेचर अलग होता है, उसका रहन सहन अलग होता है। इस वजह से उसको उसके मुताबिक मेंटेन करना होता है। और एक्चुअली मुआलज का जो काम होता है वो ये होता है कि वो उसकी ये डायरेक्शन ठीक करे और उसको मेंटेन करने की उसके अंदर जो है ना अवेयरनेस दे और उसको ठीक कर दे डायरेक्शन को। अब यहाँ पर ये नहीं हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग बेच रहे हैं अपनी दवाइयाँ, हम लोग बेच रहे हैं अपनी प्रोडक्ट, हम लोग अपना अपना एक जो है ना फार्मूला लेकर बैठे हुए हैं, उसको जो है ना उसकी तशहीर कर रहे हैं, उसको बेच रहे हैं। जिस वजह से हमारे पास जो है हर वो चीज़ जो अल्लाह की तरफ से, खालिक की तरफ से तख्लीक की गई हमारे बेनिफिट्स के लिए है, उससे हम नुकसान हासिल कर रहे हैं। ये जो आपने बुनियादी सवाल किया था, अब समझें कि उसका कंप्लीट हुआ है जवाब कि उन चीज़ों का जो हमें फ़ायदे के लिए, हमारे फ़ायदे के लिए, उनका नुकसान हम इसलिए हासिल कर रहे हैं कि हमारे इस्तेमाल करने का तरीकाकार ख़राब हो गया। और हम जिस तरह से अक्सर व बेशतर पेशेंट आके कहते हैं कि ये हम इस तरह खाते हैं, तो हम उनको कहते हैं कि भाई आप अशरफुल मखलूक़ात हैं, आप इंसान हैं, थोड़ा गौर व खोज करें और इसको उस लिहाज से इस्तेमाल करें जो मौसम, जैसे मैंने कहा कि बरसात के मौसम में कदीम थ्योरियों में है कि जब मौसम का जो है वो इस तरह होता है जिसमें हम ना गर्मी कह सकते हैं ना सर्दी कह सकते हैं, तो आपने अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए अपनी ग़िज़ा को मेंटेन करना है। ग़िज़ा को मेंटेन कैसे करना है, आप अनाज को कम कर दें, आप फ्रूट्स को बढ़ा दें, आप जो है ना उन चीज़ों को, दूध वगैरह को बढ़ा दें, ऐसी चीज़ों को बढ़ा दें बॉडी के अंदर जिससे आपके कैल्शियम, आपके मिनरल्स, आपकी बॉडी मेंटेन होती रहे। लेकिन कहीं खुदा ना खास्ता आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा का पूरा ग़िज़ा के उस पे ना लगा हुआ हो डाइजेस्ट करने के लिए, आपकी सारी बॉडी की एनर्जी उधर ही लगी हुई होगी, तो फिर आपको बुखार भी होगा, फिर आपको डाइजेस्टिव इशू भी होंगे, फिर आपको दीगर चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप जब मेंटेन कर लेंगे अपने खाने पीने की चीज़ों को, तो आपको इंशाल्लाह जो है ना वो ऐसी चीज़ों को फेस नहीं करना पड़ेगा और आप सेहतमंद रहेंगे और फेस कर सकेंगे मौसम की हर तब्दीली को और इन चीज़ों को। अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट फिर इस बात को जब समझ जाते हैं, बेहतरीन अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर रहे होते हैं। तो ये समझना सबसे पहले ज़रूरी है, इसीलिए बड़ी बुनियादी चीज़ है जिसके ऊपर गुफ्तगू हो रही है। डॉक्टर सलमा आपकी तरफ आता हूँ, ये ज़रा अब जैसे भी बात हो रही थी, बहुत ज़्यादा एलर्जी के केसेस बहुत सामने आने लगे, अभी फलाना चीज़ से एलर्जी हो गई है। अब आप देखें माइंडसेट, मैंने पहले नहीं सुना था लेकिन अब मैं ये सुनता जा रहा हूँ, हर बंदा दूसरा शख्स ये शिकायत कर रहा है जी मैं ग्लूटेन से मुझे एलर्जी है। ये कब डिस्कवर हुआ कि ग्लूटेन से जो एलर्जी हो सकती है? 1000 में 2000 में तो एक के साथ हो सकती है, बट ये कैसे हो गया कि हर दूसरा बंदा आज, फिर लैक्टोस की वजह से भी अब लोग कहना शुरू कर दिए कि जी लैक्टोस इंटॉलरेंट है। अब मैं ये चीज़ बड़ी सुनता जा रहा हूँ, तो ये क्या, इसके पीछे चक्कर क्या है? आपके पास भी आते होंगे, यही बात करते होंगे जी एक दिन नहीं कुछ हुआ, डाइजेस्ट नहीं कर सके, तो जी ये
डिटर्मिन हो गया कि हमें जो है या तो हम लैक्टोस इंटॉलरेंट भी हो गए, ग्लूटेन भी एलर्जी हो गई, ये ग्लूटेन फ्री आटा जिसको हम कहते हैं। मैं यही कहने जी वाली जी, थी आइए कि आइए। आपके इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह से दूंगी कि इस प्रॉब्लम्स के लिए ही हमने जो है अपना ये मल्टीग्रेन आटा बिल्कुल जो ठीक है है। वो इंट्रोड्यूस करवाया है, ग्लूटेन फ्री होता है। ठीक है। बहुत ज़्यादा एक्सेस फॉर्म में देखें, जो हम वीट यूज़ कर रहे होते हैं ना, उस वीट के जो ये छिलके होते हैं, जिसे कहा जी जाता है कि इसको छाने बगैर अगर इस्तेमाल किया जाए तो ये भी बहुत अच्छा होता है। जी जी। लेकिन उसी में सबसे ज़्यादा जो होता है एक इस तरह की देर से हज़म होने वाली चीज़ होती है कि वो अक्सर व बेशतर ऐसे लोग जो स्मोकिंग कर रहे होते हैं, चाय पी रहे होते हैं, चिंगम चबा रहे होते हैं, और बहुत से ऐसी रीजंस मैंने आपको बताया कि जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होते हैं, जी। तो उनके यानी एयर जो उनके माउथ के ज़रिए, एसोफेगस के ज़रिए उनकी बॉडी, इंटरनल बॉडी में जा रही होती है, तो वो गैस्ट्रिक इश्यूज़ बना रही हो, बिल्कुल तो ठीक है। उस वक्त ये आटे, हमारे वीट का जो वो पार्ट है जो हम उसके साथ यूज़ कर रहे होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक इशू को इन्हेंस करता है। बिल्कुल ठीक यानी है। इवन अगर ये सिर्फ कहा जाए कि हम ब्रेड में जो ब्राउन ब्रेड यूज़ कर रहे होते हैं, वो वही छान जिसे कहा जाता है, उसकी चोकर जो होता है, वो भी आपके गैस्ट्रिक इशू को बढ़ा रहा होता है और ये सब कर रहा होता है। ठीक है, अब ग्लूटेन फ्री होना या ग्लूटेन फ्री होने का मकसद आ गया कि आप जो भी मिलेट ले रहे हैं या ये बार्ले वगैरह यूज़ कर रहे हैं, इसका जो है जीआई रेट क्या है, रेशो क्या है, हम रेशो पे पहुंच गए। फर्स्ट हमने जो कहा कि जितनी भी लो डिजिट में होंगे, जो सिंगल रेशो में जिस डिजिट में होते हैं, वो सारे के सारे ग्रेन्स आपके लिए बेनिफिशियल हैं। जो उससे ज़्यादा हाई उसमें होते हैं, तो उसमें ग्लूटेन और ये सारी चीज़ें हाई लेवल पे होती हैं, कार्बोहाइड्रेट भी बहुत ज़्यादा होगा, ये सारी चीज़ें जब बहुत ज़्यादा एक्सेस फॉर्म में हो रही होती हैं, तो वो एक्सेस करती हैं बॉडी में, जिसके अगेंस्ट आपका जो है ये ग्लूटेन और ये सब हाई हो रहा होता है, और फिर वो ग्लूटेन फ्री की तरफ डॉक्टर्स आ रहे होते हैं, उनको बोल रहे होते हैं। तो इसमें जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपका जो इसका रेट होता है, उसके अकॉर्डिंगली हमने अपनी सारी ग्रेन्स को जो है वो चूज़ किया है, और इसमें हमने ये अपना मल्टीग्रेन आटा जो है शुगर स्पाइक नहीं करेगी, ब्लड प्रेशर स्पाइक नहीं करेगा, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा, और इसके अलावा आपकी ओबेसिटी के लिए भी उसमें है, ये सारी चीज़ें डाइजेस्ट हो जाएगा, तो फिर फौरन डाइजेस्ट हो जाएगा। तो इवन जब इन सारी प्रॉब्लम्स को लेके कोई भी मरीज़, कोई भी पेशेंट जाता है, और जब उस वक्त उनको सजेस्ट किया जाता है कि जी आपको इसकी इंटॉलरेंट हो गई है और आपने ये वो करना है, इसको अवॉइड करना है, कट डाउन करना है अपनी लाइफस्टाइल से या फिर अपने मील से, तो उस वक्त फिर वो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि ग्लूटेन फ्री है इस तरह के जब आप ये फ्लोर्स यूज़ करेंगे, मल्टीग्रेन या फिर आटा यूज़ करते हैं, तो वो उनके लिए खाना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे हमने बताया कि हम अपने आटे को कहते हैं कि नॉर्मल आटे के साथ उसको मिक्स करके आप लें, तो फिर वो थोड़ा सा खाना आसान हो जाए, तो ये उनके लिए मुश्किल हो जाता है। वेरी राइट। तो ये बेसिक रीजंस होते हैं कि उसका जीआई रेट और जीएल रेट क्या है, रेशो क्या है, वो सारे जो ग्रेन्स हैं वो ही आपकी बॉडी के अंदर आपके ये इस टॉलरेंस को या तो इक्वल रखते हैं या फिर मेंटेन रखते हैं। वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कहीं किसी भी लेवल पे आपको जो है वो स्पाइक नहीं आएगी, ये बड़ा ज़रूरी है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। अच्छा, ये समझना इसलिए ज़रूरी है कि अभी ये जो हमारे कॉन्सेप्ट इधर इधर हो गए ना, ख़ासतौर पर खुराक के हवाले से, ये ज़रा सही जगह पर आ जाए। इसी तरह फैट्स के इस्तेमाल के हवाले से अब हमारे यहाँ एक थ्योरी, अब सोशल मीडिया पे मल्टीपल थ्योरीज काम कर रही हैं कि वो हर चीज़ को पहले, अच्छा आप देखें हम किस तरह इवॉल्व हुए इन सारी चीज़ों के अंदर। पहले हमें ये बताया गया कि जी देसी घी जो है वो ख़तरनाक है, इसको क्विट कर दें। आप आए जी दूसरी तरफ, मैं ब्रांड का तो नहीं नाम ले सकता, इश्तिहार बड़े चलाए, बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंपेन चली फिर जनाब वो बनास्पति घी की तरफ आए, फिर वो अंदाज़ा हुआ कि जी घी ख़तरनाक है तो तेल की तरफ आ जाना चाहिए। फिर वो तेल जो है वो और ज़्यादा रिफॉर्म होकर जो है वो हो गया जनाब सोयाबीन और ना जाने क्या कुछ होता रहा। अब इवेंचुअली ये कहा जा रहा है कि ये सारे नुकसानदेह हैं, दोबारा देसी घी की तरफ आ जाएं और फिर देसी घी इस्तेमाल करें तो दोबारा उसको पकाने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो इवेंचुअली वो भी ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये चक्कर है क्या, हम कहाँ खड़े, वेयर डू वी स्टैंड हर चीज़ के अंदर हम ये सारी कोई सा भी ऑयल या कुछ देसी घी के अलावा बात कर रहे हैं, कोई सा भी किसी भी ब्रांड का ऑयल यूज़ कर लें,
सब एक ही जैसे हैं, यानी जब बिल्कुल ठीक उसको है। हीट फॉर्म पे हम लाते हैं तो सबकी जो इक्विलेशन वैल्यू इक्विलेशन में आ बराबर जाती आ है। जाती है। तो आप फिर सबसे सस्ता वाला ही ऑयल खरीदें ताकि पैसों की थोड़ी सी बचत हो जाए। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बीमारी आपकी सब में सेम ही आती अल्हम्दुलिल्लाह है, एक ही तरह से नुकसान अल्हम्दुलिल्लाह एक ही पहुंचाएगा तरह से आपको। नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग इक्विलेंस में जो है घी का जो एक इस्तेमाल है वो तो समझें एक बिल्कुल बहुत बैक से आ रहा है, पुराना है, Exactly. और उसका इस्तेमाल कभी भी नुकसानदेह नहीं होता। बहुत अच्छे उसमें उसके बेनिफिट्स होते हैं। बस ये है कि आप उसके इस्तेमाल के साथ साथ अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बहुत अच्छा रखें कि वो कंज्यूम होना शुरू हो बिल्कुल जाए, ठीक है, और consume वो करना है। हमेशा आपके बॉडी में गुड फैट ही देगा, बैड कैलेस्ट्रॉल या बैड फैट के उसमें अगेंस्ट में नहीं आ रहा होता। तो घी सबसे बहुत मैं समझती हूँ बहुत अच्छा है। और आजकल तो डॉक्टर्स भी इसको खासतौर पे सजेस्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट कि जिस तरह के हम लोग ऑयल और इस तरह की डाइट यूज़ कर रहे हैं जिसके जी। अगेंस्ट में कोलेस्ट्रॉल हाई, यंग यानी टीन एजेस में भी कोलेस्ट्रॉल हाई होना, जी। और हार्ट के पेशेंट जितने Exactly. ज़्यादा कॉमनली डायग्नोसिस हो रहे हैं तो उसमें फिर वो घी को ही प्रेफर करते हैं कि आप घी की तरफ आ जाएं क्योंकि वो ज़्यादा नुकसानदेह इससे है, ज्यादा बिल्कुल सही उससे है ज़्यादा बेटा। नहीं। लेकिन अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए एक्सरसाइज को ज़रूर मेंटेन करें ना, रेगुलर डेज पे एक्सरसाइज होनी चाहिए, आपकी एक्टिविटीज़ ऐसी होनी चाहिए, आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ कि आप उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, जो खा रहे हैं वो Exactly. यूटिलाइज हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, ये बड़ा ज़रूरी है डॉक्टर साहब। इसके ऊपर अक्सर अब बात करते हैं, हमें भी बताते हैं, तभी हम थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर भी लेते हैं कि इसकी अहमियत है। तो इसकी अहमियत तो है डॉक्टर साहब, आप हमेशा कहते हैं कि डाइजेस्ट होगा तभी बॉडी के लिए बेनिफिशरी होगा कोई भी चीज़ अगर आप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो कल्चर ख़त्म हो जाता है। मैं डॉक्टर साहिबा से भी ये पूछता, वक्त थोड़ा सा कम है, कि हम जी सारा दिन वॉक करते हैं, हमारा ऊपर जाना होता है, नीचे आना होता है, तो हमें क्या ज़रूरत है? अब ये बताइए इस कॉन्सेप्ट को कैसे चेंज करूँ? सर देखें, किडनी डिजीज़ पर हमारी जो अद्वियात है ना, अब मेरे सामने बहुत सारे बेशतर पेशेंट हैं, मैं उनको देखते हुए बात कर रहा हूँ। उनको जब हम वो बिल्कुल ऐसे आ जाते हैं ना कि अब बस है, एक साइड पर अब हम हॉस्पिटल जा रहे हैं जी। एक साइड पर आप बताएं क्या करें। हम जब उनको ट्रीटमेंट देते हैं तो उनको ट्रीटमेंट देते हुए हमारी जो एक यूनिक तरीकाकार है वो एक्सटर्नल ट्रीटमेंट के बाद हम उनको क्या कर देते हैं। अभी एक बच्चा था पिछले दिनों में, हमने उसको भी, एक और पेशेंट अभी चल रहा है उसको भी, दीगर लोगों को हम क्या करते हैं कि ये पानी इतने टेम्परेचर पर ही पीना है आपने, लेकिन एक सीप लेना है, उसके बाद आपने इतने कदम चलने हैं, ठीक। फिर इतने कदम के बाद फिर आके बैठे, फिर एक सीप लें, फिर इतने कदम चलें। अच्छा, वो अल्हम्दुलिल्लाह जब वो एक सर्कल पूरा करके उसको पूरा पी लेते हैं तो सर वो खुद ही पेशेंट जो है वो वॉशरूम की तरफ जाता है। जब वो जा रहा होता है तो मैं लिख देता हूँ कि अब इसको वापस आएगा तो ये इस स्टेज पे होगा। बिल्कुल ठीक है। जब वो वापस आता है तो वो वही बातें करता है, फिर नेक्स्ट लेवल की बातें करता है। एक इसी तरह हमारे साथ एक पेशेंट था, वो बड़ी छोटी सी, वो आपसे डिस्कस करता हूँ कि पेशेंट जो है वो हम मेरी गाड़ी में ही था, तो हम उसको हॉस्पिटलाइज करने के लिए लेके जा रहे थे, तो रोड बंद थे, एहतजाज चल रहा था कोयटा में। अब वो जो है उसने भी कहा कि अब आपके अलावा कोई हल नहीं है। मैंने भी पहले तो उसको अवॉइड कर रहा था, फिर जब देखा तो मैंने कहा ठीक है भाई। तो सर हमने उसको जब ट्रीटमेंट देना शुरू किया तो वो 3-4 दिन से ऐसे था कि पानी भी नहीं पिया जा रहा है, ठीक है जी। और किडनी फेलियर के लिए 2 सीनियर मोस्ट किडनी के डॉक्टर उसको कह चुके थे कि भाई अभी तो आ जा बस से। अल्हम्दुलिल्लाह वो जब हमने उसको ट्रीटमेंट दिया और उसको बताया कि ये करते रहें, ऐसे पानी को पीते रहें, ये करते रहें, तो वो आधे घंटे के बाद ऐसे हो गया कि अब मुझे भूख भी लगी हुई है, मुझे तो कुछ भी नहीं है, मैं तो ऐसे हूँ, मैं तो सर हर चीज़ की ना एक तरतीब है, एक तरीका है। हर पेशेंट को, हर डिजीज़ को, हर चीज़ के लिए आपने उसको प्रिपेयर करना है, उसको मेंटेन कराना है। जब आप मेंटेन करा देंगे ना पानी पीने के लिए, उसकी तरतीब बता देंगे कि आपको पानी ऐसा पीना है। ख़ास तौर पे हमें जो नुकसान कर रहा है ठंडा पानी कर रहा है इस मौसम में, ख़ास तौर पे हमें पानी गर्म पीना चाहिए या रूम टेम्परेचर का पीना चाहिए, और बहुत लिमिटेड पीना चाहिए। इस मौसम की बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारा फोकस जो है वो आज की जो है मौसम और इन चीज़ों के मुताबिक है। तो
आज के मौसम में हमें पानी बहुत लिमिटेड पीना चाहिए। अगर हम आम तौर पर 20 गिलास फॉलो कर रहे हैं तो अब हमें वैसे नहीं फॉलो करना चाहिए, क्योंकि मौसम इस तरह का है। किसी भी टाइम बॉडी के अंदर जो है ना नीड नहीं होती, हम फिर भी पी लेते हैं और बहुत ज़्यादा पी लेते हैं, वो खारिज नहीं होता, डिपॉजिट हो जाता है। वो फिर अगर आपने देसी घी भी खाया हुआ है तो वो उसके साथ चिपक के खड़ा हो रहा है। आपने कोई ऑयल खाया हुआ है, कोई चीज़ खाई हुई है, कुछ भी है, वो डिपॉजिट फिर जितना भी बॉडी के अंदर बैड फैट कहाँ भी खड़ी है ना, वो डिपॉजिट पानी भी उसी का हिस्सा बनेगा। तो इसलिए हमें एहतियात करने की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा खाने पीने में अपनी इन चीज़ों को, कि ये जो आम बाज़ारी लोग खड़े हुए हैं हर चौक में हर जगह पर, अब वो चूंकि हम उस तरह से फिरते चलते नहीं हैं तो हम अपने मोबाइल पर वो सारा विजिट कर रहे होते हैं। हाँ तो वहाँ पर भी हर जगह जगह एक जो है ना मंजन बेचने वाला खड़ा हुआ है ना, तो अपना अपनी दुकानदारी लगा के खड़ा हुआ और साथ में अपने नंबर दे रहा है कि जब आप बीमार हो जाएं तो फिर ये चीज़ करके मेरे पास आ जाना। तो सर ये चीज़ें जो है ना हमारे सोशल मीडिया से उसको बचाने के लिए हमारा ये बेसिकली प्रोग्राम का मकसद है कि अल्लाह पाक जो है ना वो हर किसी को सेहत तंदुरुस्ती दे और लोग इन चीज़ों को समझें कि हमारे साथ जो है ना क्या फ्रॉड हो चुका है और हम किस फ्रॉड में फंसे हुए हैं और किस तरह से हमें अल्लाह की तरफ से, खालिक की तरफ से जो बेनिफिट्स वाली फ़ायदे वाली चीज़ें हैं, हम उनसे नुकसान क्यों हासिल कर रहे हैं, हमें वो नुकसान क्यों दे रही हैं, हमें उनसे जो है वो कैसे जो है ना इस्तिफ़ादा हासिल करना है। अल्लाह पाक हर किसी को इसके ऊपर जो है ना वो तौफीक दे और बजाय हम बाज़ार घूमने के हम जो है ना उस चीज़ पर तवज्जो दें कि हमें हमारी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, वक्त मेरे पास बिल्कुल ख़त्म हो गया। बड़ी अच्छी गुफ्तगू है और सवालात भी इससे जुड़े बहुत सारे हैं जिसके ऊपर आपने जो फ़र्दन गुफ्तगू की है और मेरे ख़्याल में बहुत सारे सवालों के जवाब तो आपको मिल गए होंगे, क्योंकि ये वक्त हमारा मुकम्मल हो गया। वरना इंशाल्लाह जब अब आने वाला जो हमारा सेगमेंट होगा इंशाल्लाह उसके अंदर फिर इससे जुड़े दीगर सवाल होंगे और फिर अब कोशिश करेंगे आगे चल के जो दीगर आपके जो अमराज हैं, ख़ासतौर पर किडनी वगैरह के जो मसाइल हैं उसके ऊपर जो है वो गुफ्तगू की जाए। एक दफ़ा फिर बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल माजिद, डॉक्टर सलमा आपका बहुत शुक्रिया, दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और खुलकर जो है वो गुफ्तगू हुई है सेहत के हवाले से मामलात पर। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, इजाज़त आपसे चाहेंगे। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।